हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। चलो, हम लोगों की लास्ट टेस्ट जो हुई थी वो फ्राइडे को हुई थी। ओके, हम लोगों ने सीआरआर पढ़ा था, एसएलआर पढ़ा था और इन्हीं में गवर्नमेंट सिक्योरिटी पढ़ी थी, जीसैक के बारे में पढ़ा था। ओके, ये जो सीआरआर है और एसएलआर है, इन दोनों का मनी फ्लो के साथ जो रिलेशन होता है वो किस तरीके का होता है? अपोजिट होता है, बिल्कुल। मतलब अगर इनमें से कुछ भी बढ़ाएंगे मनी फ्लो कम हो जाएगा, इनमें से कुछ भी कम करेंगे मनी फ्लो बढ़ जाएगा। यही हम लोगों ने पढ़ा था, एसएलआर, सीआरआर, ये सारी चीजें। ओके, डायरेक्ट टूल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो डायरेक्ट टूल में यहाँ पर हम लोगों ने सीआरआर देखा, कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा एसएलआर। 1 मिनट मेरे भाई, एक मिनट। भाई तीसरा पॉइंट यहाँ पर बनता है रीफाइनेंस फैसिलिटी का। ओके, रीफाइनेंस फैसिलिटी। ओके, तो सीआरआर एसएलआर रीफाइनेंस फैसिलिटी। ओके, अब जरा देखना, ये सीआरआर पढ़ लिया, एसएलआर पढ़ लिया, रीफाइनेंस फैसिलिटी। इस रीफाइनेंस फैसिलिटी को अभी मैं होल्ड करूंगा, ठीक है, इसको अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। लेकिन इस पे आते हैं जरा हम लोग, ये सीआरआर और एसएलआर वाले पॉइंट पे। जरा इस वाले पॉइंट को समझो। इट इज रिलेटेड टू पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड है। जरा इस पॉइंट को देखिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक रिलेटेड ये पॉइंट। रीड हो गया मेरे भाई? डन हुआ? डन हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? नो? अच्छा, करो करो जल्दी, 1 मिनट और टाइम लो। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाले, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने देखा कि जो बैंक्स होते हैं इनको सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है। क्या पेमेंट बैंक को सीआरआर मेंटेन करना है? क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक को सीआरआर मेंटेन करना है? आंसर बनता है यस, पेमेंट बैंक को भी सीआरआर मेंटेन करना है और स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी सीआरआर मेंटेन करना है। कितना सर? वही जो वर्तमान में 4% चल रहा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को एसएलआर मेंटेन करना है, तो आंसर बनता है यस। क्या पेमेंट बैंक को एसएलआर मेंटेन करना है? नहीं। स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो एसएलआर मेंटेन करना है वो 18% है। बट इनके केस में क्या बोला, पेमेंट बैंक के केस में, कि आपको क्या करना है कि 75% अपना, 75% क्या करेंगे आप, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखेंगे जो एसएलआर अप्रूव्ड है। ऐसी सिक्योरिटी जिनमें एसएलआर मेंटेन किया जा सकता है उसमें आप 75% निवेश करेंगे।
ओके, 75% निवेश करेंगे। समझ में आया ये वाला पॉइंट? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? रिपीट रिपीट रिपीट। ओके, जरा ध्यान से देखना। अपार्ट फ्रॉम अमाउंट मेंटेन्ड, अपार्ट फ्रॉम अमाउंट मेंटेन्ड एज CRR with Reserve Bank of India on its outside demand and time liability, it will be required to invest 75% of its demand deposit balance in government security treasury bill with maturity up to 1 year that are recognized by RBI as eligible security for maintenance of SLR। कहने का मतलब यह है कि ये जो पेमेंट बैंक है, किनकी बात हो रही है यहां पर? पेमेंट बैंक की। ध्यान सुनिएगा, किनकी बात हो रही है? पेमेंट बैंक की। इनको बोला गया है कि आपको CRR मेंटेन करना है कितना? 4%। कितना मेंटेन करना है मेरे भाई? CRR 4% यहां पर मेंटेन करना है। ओके, अब ये इन्होंने क्या किया कि जो भी बैलेंस था उसका 4% तो CRR मेंटेन कर लिया। अब CRR मेंटेन करने के बाद जो भी बचता है, इनका जो भी बचता है उसका 75%, 75% ये निवेश करेंगे सरकारी प्रतिभूतियों में। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स में। वो सरकारी प्रतिभूति, वो ट्रेजरी बिल जिनकी मेच्योरिटी 1 वर्ष तक की होगी, उन सिक्योरिटी में ये निवेश करेंगे। वो सिक्योरिटी जिनकी समय सीमा 1 वर्ष की होगी, और वो सिक्योरिटी जिनको RBI ने ये रिकॉग्नाइज किया है, ये मान्यता दी है कि ये वो सिक्योरिटी हैं जिनमें बैंक SLR मेंटेन कर सकते हैं। मतलब SLR किस में मेंटेन हो सकता है? कैश में, गोल्ड में, कैश में, गोल्ड में, और कैश में, गोल्ड में, और मेरे भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो वो कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिनमें SLR मेंटेन हो सकता है? तो इसको RBI रिकॉग्नाइज कर देता है कि भाई ये गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी, ये ट्रेजरी बिल है, इसमें आप SLR मेंटेन कर सकते हैं। तो उन्हीं सिक्योरिटीज को यहां पर खरीदेंगे और 75% पेमेंट बैंक अपना निवेश करेंगे। अब समझ में आ गया? Apart from amount maintained as a CRR with RBI on its outside demand and time liability, it is required to invest 75% of its demand deposit balance in government security treasury bill with maturity up to 1 year that are recognized by RBI as eligible security for maintenance of SLR। SLR मेंटेन करने के लिए, SLR मेंटेन करने के लिए जो एलिजिबल सिक्योरिटी होंगी उसकी यहां पर बात की जा रही है। यहां पर मेरे दोस्त इन्होंने लिखा है 75% ऑफ डिमांड डिपॉजिट बैलेंस। बैलेंस मतलब 4% तो यहां पर चला गया मेरे भाई CRR के तौर पर। तो जो बैलेंस बचा, उस बैलेंस का 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल में रखेंगे। समझ में आया? पहले टाइप कर दे तो समझ में नहीं आ रहा। तुमने तो ये सोचा कि भैया राम तो राम मतलब समझ में आ जाए। राम को देखो तो सही थोड़ी देर, एक दो बार लाइन पढ़ी तुमने, खुद से पढ़ने की कोशिश तो किया करो। मुखर्जी साहब जरा एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश तो करो। अवेलेबल बैलेंस आफ्टर CRR, यस बॉस। अवेलेबल बैलेंस यहां पर क्या लिखा? डिमांड अपार्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है? CRR मेंटेन करने के बाद RBI के साथ जो बैलेंस बचा उसका 75% आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल में रखना पड़ेगा। ये SLR थोड़ी है 75%। ये SLR थोड़ी है। ये बताओ 75% क्या SLR है क्या? नहीं मेरे भाई, SLR नहीं है। SLR वाली सिक्योरिटी जो है, जो ऐसी सिक्योरिटी जो कि मेंटेनेंस करने के लिए एलिजिबल होती हैं, SLR वाली सिक्योरिटी जो एलिजिबल होती है मेरे भाई, उन सिक्योरिटी में पेमेंट बैंक को 75% अपना रखना है। ये सिर्फ पेमेंट बैंक के लिए। हाँ भाई, चार ये पेमेंट बैंक के लिए। अब जो बचा 25% बैलेंस, वो दूसरे बैंक में मेरे भाई वो डिपॉजिट कर देते हैं, इंटर बैंक डिपॉजिट कर देते हैं। इससे इनकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हुआ? सर G-Sec हैं जो कि एलिजिबल है। यस बॉस। अब क्लियर हुआ है ये वाला पॉइंट? फॉर लिक्विडिटी इन ऑपरेशनल पर्पज, ओके,
and hold maximum 25% of its current and time and fixed deposit with other scheduled commercial bank for operational purpose and liquidity management. The small finance bank will be subjected to, अब देखो ये था पेमेंट बैंक के केस में, अब ये आ गया स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में ऑल प्रूडेंशियल जो नॉर्म्स है जो आरबीआई के हैं वो सारे के सारे इस पर एप्लीकेबल होंगे जो कॉमर्शियल बैंक पर होते हैं। 4% सीआरआर और एसएलआर जो है वो 18% मेंटेन करके चलना है। भाई साहब क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? ये मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट 2 ही है, 3 से 5 ही इसकी क्लास है भाई, ये इन्फ्लेशन रीनेम हो जाएगा। फिर दोबारा नटशेल में बता देता हूं, ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूं, सुन लीजिए, ध्यान से सुनना। पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक पे वही कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है, सीआरआर 4%, एसएलआर 18%। यहां तक क्लियर है भाई? ये वाला पॉइंट क्लियर है? ये तो सिंपल है। पेमेंट बैंक के केस में सीआरआर 4%, यहां तक क्लियर होगा। अब पेमेंट बैंक के केस में एक पॉइंट बोल दिया है कि सीआरआर मेंटेन करने के बाद जो बैलेंस रहेगा उसका 75% और 25% ब्रेक कर दिया। 25% आप दूसरे बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, वहां से आपकी कमाई स्टार्ट हो जाएगी, और 75% जो होगा ये आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे किस में करेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। अब थोड़ी देर के लिए एसएलआर वर्ड हटा दो, अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया भाई? 4% सीआरआर मेंटेन कर लिया, 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और 25% दूसरे बैंक में जमा कर देंगे। अब समझ में आ गया? रिमेनिंग आफ्टर 4, यस बॉस। अब तो क्लियर है। अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होंगी कौन सी होंगी? वो सिक्योरिटी जिसमें बैंक को बोला है कि, और बैंक को बोला है भाई मतलब ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो एलिजिबल कर दी गई है कि आप एसएलआर मेंटेन करने के दौरान इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इन्हीं सिक्योरिटी में ये 75% इन्वेस्ट करेगा पेमेंट बैंक। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं मेरे भाई। गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमारी डन हो गई थी, ये हम लोगों ने कैसे इनको इशू करते हैं ये भी देख लिया था। रीफाइनेंस फैसिलिटी को अभी मैं होल्ड करूंगा, इस पे बाद में आऊंगा। अब आते हैं सबसे पहले यहां पर, इसे छोड़ दो अभी, एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एमएसएफ, ये भी अभी होल्ड कर दो, नहीं तो ये फिर दिक्कत देगा। हाँ, इस पे आ जाते हैं जरा। सबसे पहले हम लोग आते हैं रेपो रेट पे। रेपो रेट पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेपो रेट गाइज? रेपो रेट का मतलब क्या है? रेपो रेट का मतलब क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेपो रेट? असल में है क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैं हूं, अगर मैं लोन लेने गया कहां जाऊंगा? मैं अगर लोन लेने के लिए गया तो कहां जाऊंगा मेरे भाई? बैंक जाऊंगा। ओके, अब जब मैंने लोन लिया, बैंक ने मुझे लोन दिया, बदले में मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इसे। इंटरेस्ट का कोई ना कोई रेट होगा भाई, इंटरेस्ट का कोई ना कोई रेट होगा। अरे भाई मैं बैंक गया, बैंक में लोन लिया, जब लोन लिया तो बदले में इंटरेस्ट पेमेंट किया, एक कोई ना कोई इंटरेस्ट की रेट होगी। ऐसे ही दोस्त बैंक भी कहां जाता है? आरबीआई के पास। आरबीआई इसको भी क्या देता है? लोन। ये भी बदले में क्या करता है? यहां पर इंटरेस्ट का पेमेंट करता है। और ये जो इंटरेस्ट का रेट होता है, रेट, इस रेट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। इस इंटरेस्ट के रेट को बोलते हैं रेपो रेट। तो मतलब ये समझ में आया कि बैंक जब आरबीआई से लोन लेते हैं तो जिस रेट पर लोन लेते हैं दैट रेट इज कॉल्ड द रेपो रेट। क्यों गाइस? दैट रेट इज कॉल्ड द रेपो रेट। यस और नो? ओके, ये मतलब समझ में आ गया? मतलब ओवरऑल ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, रेपो रेट मतलब इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई अगेंस्ट लोन टेकन बाय बैंक। भाई जो भी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो ब्याज की, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, ऑन लोन, ऑन लोन गिवन बाय आरबीआई टू बैंक्स।
यही तो है मेरे भाई। यस, यस और नो, यस और नो। चलो अब जरा ध्यान से समझते हैं। पहले ना बैंक रेट चला करती थी, अब बैंक रेट का यूज धीरे 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 खत्म कर दिया है। अब वो पैनल रेट के तौर पर ही यूज की जाती है, वैसे हम लोग समझेंगे उससे भी आगे चल के। बट अभी के वक्त में जो रेट इस्तेमाल की जा रही है हर जगह लोन के लिए, तो वो होती है रेपो रेट। अब जरा समझते हैं इसे। इट इज अ रेट, इट इज अ रेट एट विच बैंक टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर अ पीरियड up to 90 days. It is a rate at which bank takes it is a rate at which bank takes money. Takes money मतलब यहां पर क्या हो गया? लोन, भाई ऋण, फ्रॉम आरबीआई फॉर अ पीरियड अप टू 90 डेज। ये वो रेट होती है जिस पर कि बैंक आरबीआई से 90 दिन या उससे कम के लिए लोन लेते हैं। 90 दिन या उससे कम के लिए लोन लेते हैं। ये क्लियर हुआ? ये वो रेट होती है जिस पर कि बैंक आरबीआई से 90 दिन या उससे कम के लिए लोन लेते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट, मैक्सिमम लोन लिमिट इज 0.5% ऑफ एनडीटीएल। अगर एक बैंक का जो एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसका मैक्सिमम 0.5% ही उसको लोन मिलता है, मैक्सिमम 0.5%। ओके, तो मैक्सिमम लोन लिमिट कितनी होगी? 0.5% ऑफ एनडीटीएल। क्लियर है? इट इज अ रेट एट विच बैंक टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर अ पीरियड अप टू 90 डेज। और मैक्सिमम जो लोन लिमिट है वो 0.5% ऑफ एनडीटीएल रहेगी। ठीक है, अब जरा समझना, इसको रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं, रीपर्चेज रेट, रीपर्चेज रेट। अब ऐसे क्यों बोलते हैं रीपर्चेज? असल में होता क्या है कि जो बैंक होते हैं ये जब लोन लेने के लिए जाते हैं आरबीआई के पास, तो आरबीआई क्या कहता है जब ये लोन लेने के लिए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, तो आरबीआई के पास जब ये गए और इन्होंने यहां पर लोन लिया, ओके, अब ये जब आरबीआई ने लोन जो दिया है, इसके बदले में इनको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा क्या नहीं रखना पड़ेगा? मॉर्गेज कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मुझे बताइए, कुछ मॉर्गेज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कुछ गिरवी रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? कुछ रखना पड़ेगा। यस बॉस, क्या रखेंगे यहां पर? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब ये है कि जब आरबीआई लोन दे रहा है तो बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहां पर प्रतिभूतियों को आरबीआई के पास मॉर्गेज किया जाता है, गिरवी रखा जाता है। ओके, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इस शर्त पर रखी जाती हैं कि हम आपका भविष्य में देंगे और अपनी सिक्योरिटी को रीपरचेज कर लेंगे। ठीक है, रीपरचेज यहां पर अपनी सिक्योरिटी को हम लोग यहां पर कर लेंगे। समझ में आया भाई? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये कहते हैं कि भाई हमें लोन चाहिए, तो आरबीआई कहता है ठीक है लोन मिल जाएगा। इन्होंने कहा कितने वक्त के लिए लोन चाहिए? तो ये कहते हैं कि सर हमें 90 दिन से कम के लिए लोन चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, 90 दिन से कम के लोन मतलब हो गया रेपो रेट की आप लोग बात कर रहे हो, हम लोग रेपो रेट चार्ज करेंगे और उस पर आपको लोन दे देंगे। इस रेट को उन्होंने कहा कि रीपर्चेज रेट कहते हैं, आपको पता है? तो उन्होंने कहा नहीं पता। तो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर आप जो लोन ले रहे हो उसके बदले में जो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखोगे, जैसे ही आप लोन चुका दोगे, जो लोन का रीपेमेंट कर दोगे, तो आप अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मेरे भाई रीपर्चेज कर लेना। मतलब एक तरीके से रीपर्चेज नाम दे दिया ये है कि जो आपने मॉर्गेज करी अपनी प्रॉपर्टी वो वापस आपको मिल जाएगी। ओके, इसीलिए इसे रीपर्चेज ऑप्शन रेट कहते हैं। यस बॉस, इसीलिए इसे कहते हैं। व्हेन आरबीआई चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक, इसको रेपो रेट बोलते हैं। यस बॉस, बिल्कुल प्रवीण भाई, जब ये आपका 90 दिन के लिए है। ओके,
अब ये जो रेपो रेट अभी वर्तमान में चल रहा है, इट इज 4%। कितना ये? 4%। इसे हम लोग बोलते हैं पॉलिसी रेपो रेट। पॉलिसी रेपो रेट कितना चल रहा है मेरे भाई? 4%। क्लियर हुआ? सर एनडीटीएल वेरी डेली देन मैक्सिमम लिमिट कैन वेरी। नवीन, पापा ने बोला कि बेटा आज हम लोग जितना भी जूस निकालेंगे उसका 10% तुम्हें मिलेगा। 10% तो फिक्स है। पापा ने मेरे भाई मौसमी आज निकाली और उसका जूस निकाला कम से कम 20 लीटर। तो 20 लीटर का 10% 2 लीटर मिल गया। किसी ने 40 लीटर निकाला तो 10% कितना हो गया? 4 लीटर। तुम्हारी परसेंटेज तो फिक्स है। वो एक अलग बात है कि पापा मेरे भाई जूस कितना निकाल रहे हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई? तो वही वाली बात यहां पर ये है कि एनडीटीएल कितनी है, इससे तुम्हें क्या करना? तुम्हें तो ये पता करना है ना कि बस 5%, 0.5% मिलेगा। 0.5% मिलेगा। रेपो रेट में 0.5% लिमिट है। अब वो लिमिट के अकॉर्डिंग कितना ले ले तो वो एक अलग बात है, वो हमें उतना दिमाग नहीं लगाना है। अरे जूस का एग्जांपल इसलिए आ गया क्योंकि असल में क्या है कि भाई जूस घर में निकलता रहता है, तो भाई वही चलता रहता है, तो वही दिमाग में भी एग्जांपल सेट तो निकाल लेते हैं। तो मम्मी पूछी ले लो, हमने कहा नहीं अब क्लास हो जाएगी तब लेंगे। तो वही दिमाग में एकदम आ गया। ठीक है। आप जूस भी पीते? नहीं मेरे भाई, मैं खून नहीं पीता ना, हाँ मैं जूस पी लेता हूँ। तुम्हारी तरह खून पी रहा होता ना मेरे भाई स्ट्रॉ लगा के, तो जूस नहीं पी रहा होता। तुम लोग खून पीते हो। तुम सबके सब वैम्पायर हो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये रेपो रेट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना बताओ। ठीक है, रेपो रेट वाला पॉइंट क्लियर। इट इज अ रेट एट विच, यहां पर बात करें, बैंक टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर अ पीरियड अप टू 90 डेज। मैक्सिमम लोन लिमिट कितना होगा? 0.5% ऑफ एनडीटीएल होगा। इसमें सिक्योरिटी को रखा जाता है। और अच्छा ये बताओ, क्या ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होंगी, क्या वो वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है जो हमने, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसएलआर हम लोगों ने मेंटेन किया। अब एसएलआर जब 18% मेंटेन किया, तो इसका मतलब ये है कि 18% वाला ये जो अमाउंट है, इसकी हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली होंगी। एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक के पास रखी है, क्या बैंक इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रख के आरबीआई से रेपो रेट पर लोन ले सकता है? नहीं। तो यहां पर आप याद रखिएगा, एसएलआर सिक्योरिटी कैन नॉट बी यूज इन रेपो रेट, अंडर रेपो रेट। ओके। जो ये एसएलआर वाली स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो में जो आपने सिक्योरिटी खरीदी है मेंटेन कर, उन सिक्योरिटी को गिरवी रख के आप रेपो रेट के थ्रू लोन नहीं लेंगे। जो और सिक्योरिटी होंगी उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर फिर ये कौन सी सिक्योरिटी होंगी? वाह भाई वाह, आरुष त्यागी जी, क्या बात है। ठीक है। मम्मी ने तुम्हारे ने दो रोटी बनाना स्टार्ट किया सुबह सुबह, और मम्मी ने पहली रोटी गाय के लिए निकाल दी। ठीक है, बाकी की और रोटियां भी बना ली थी उन्होंने। तो मम्मी ने बोला बेटा गाय वाली रोटी मत खाना। तो मम्मी ने, तुमने पूछा फिर कौन सी रोटी खाएंगे? बेटा जो बची कुची रोटी है वो खा लोगे। ऐसा तो नहीं कि रोटी सिर्फ गाय के लिए बनती, घर में और नहीं रोटियां बनती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के एसएलआर में मेंटेन की, भाई बैंक इन्वेस्टमेंट भी तो कर रहा होगा। बैंक कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी तो कर रहा होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, उन इन्वेस्टमेंट को यूज करेगा ना। उन इन्वेस्ट वहां उन सिक्योरिटी को यूज करेगा जहां पर अपने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसने। इन्वेस्टमेंट के पर्पज की गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले रखी, उनको यहां पर मॉर्गेज कर देगा। क्लियर हुआ ये? भाई सारी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट वाली ही है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट एसएलआर में कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट दूसरे पर्पज से कर रहे हैं, भाई प्रॉफिट के पर्पज से कर रहे हैं, तो उन सिक्योरिटी को रख देंगे जो एसएलआर के अलावा है। 18% तो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये खरीद ली, इसके अलावा जो सिक्योरिटी होंगी उनको यहां पर मॉर्गेज कर सकते हो।
ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, ये बताओ पहले। मैं बहुत तसल्ली से पढ़ाऊंगा, इसकी क्लास 4-5 क्लास में खत्म होगा ये टॉपिक, इतनी आसानी से नहीं खत्म कर रहा हूं। अब मैं आपसे लोगों से कुछ पूछ रहा हूं, मुझे इसका ध्यान से देना जवाब। रेपो रेट और मनी फ्लो, या दूसरे शब्दों में बोले सप्लाई ऑफ मनी, इसके साथ क्या रिलेशन है? रेपो रेट का मार्केट में मनी फ्लो से या मनी सप्लाई से क्या रिलेशन है? मतलब अगर हम लोग रेपो रेट को बढ़ा देते हैं तो मार्केट में मनी सप्लाई के पे क्या असर पड़ेगा, या रेपो रेट को कम कर देते हैं तो मार्केट में मनी सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगी, घटेगा तो रेट घटेगी। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। कुछ कह रहे हैं इनवर्स रिलेशन है, कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं, कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं। बढ़ेगा तो बढ़ेगी, घटेगा तो घटेगी। वाह भाई वाह। कुछ कह रहे हैं बढ़ेगा तो घटेगी, घटेगी तो बढ़ेगा। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कम रेपो मनी ज्यादा फ्लो, ओहो। कम रेपो मनी ज्यादा फ्लो, इनकी भाषा तो देखो। इंटरव्यूअर कहेगा बेटा आ मैं अपनी कुर्सी छोड़ रहा हूं। बढ़ेगा तो बैंक पास पैसा नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। उल्टा है, सीधी बात है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो रेपो रेट मतलब क्या है, कि वो रेट, रेपो रेट मतलब क्या थी, वो रेट जो कि बैंक आरबीआई से चार्ज कर रहे हैं। अगर यार रेपो रेट बढ़ा देंगे तो इसका मतलब है कि 4% से 7%, 8% इंटरेस्ट कर दी। ध्यान से सुनना, 4% से 8% कर दी। इसका मतलब बैंक के लिए जो लोन लेना है वो महंगा होगा सस्ता होगा? प्रैक्टिकली बताना, जो बैंक के लिए लोन होगा वो सस्ता होगा कि महंगा होगा? अरे यार, जब 4% चार्ज कर रहे थे तब एक रेट था, अब यहां पर ये लोग 4% की बजाय 8% चार्ज कर रहे हैं, तो बैंक को जो लोन मिलेगा वो महंगा मिलेगा सस्ता मिलेगा? सर ऑब्वियसली महंगा मिलेगा। जब लोन महंगा मिलेगा तो आगे वो कस्टमर को कैसा देगा, आगे कस्टमर को कैसा लोन देगा? भाई जब बैंक को लोन महंगा मिल रहा है तो वो कस्टमर से भी तो ज्यादा चार्ज करेगा। जब कस्टमर से ज्यादा चार्ज करेगा तो क्या कस्टमर लोन लेने आएगा? क्या कस्टमर लोन लेने जाएगा? नो। तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोस्त, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब रेपो रेट बढ़ता है, तब इसका मतलब ये होता है कि लोन महंगा हो रहा है, और महंगा लोन लेने के लिए फिर मार्केट में लोग नहीं आते हैं, और इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो मनी सप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात कि अगर आरबीआई को मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना है तो वो क्या करेगा? अगर आरबीआई को मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना है तो वो क्या करेगा? भाई रेट को वो बढ़ा देगा, यही तो करेगा। भाई रेपो रेट को वो बढ़ा देगा। और दूसरा केस ये है कि अगर वो रेपो रेट को सस्ता कर दिया, 4% की बजाय अब यहां पर बोल रहे हैं कि 2% चार्ज करेगा, तो 2% चार्ज करने का मतलब है मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, भाई लोन सस्ता हो जाएगा। कोविड के टाइम पर यही तो किया गया, रेपो रेट को घटाकर 4% पर ले आए। रेपो रेट को घटाकर 4% पे ले आए, क्यों घटाया गया? भाई व्यापार ठप हो गया है, अब लोगों को पैसे की जरूरत है, तो पैसे की जरूरत है, क्या करिए, रेपो रेट को कम कर दो। आगे फर्दर बैंक को भी ऐसे लोन सस्ता मिलेगा, फर्दर वो आगे लोन सस्ता देगा। ओके। और जब लोन सस्ता देगा तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो फिर तो मेरे भाई लाइफ झिंगा लाला बिल्कुल एकदम बढ़िया होने लगेगी। समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है? धीरे 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 इकोनॉमी बैलेंस होगी। क्लियर हुआ भाई ये? यस सर, यस सर, यस सर। चलो बैठ, अब मैं एक पॉइंट समझा रहा हूं, तुम लोग इस पॉइंट को समझना। ठीक है, ये सामने देखो जरा क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो।
अभी आराम से तसल्ली से 1 मिनट पढ़ लेने दो, नहीं तो इनके जो सवाल होते हैं ना, बस तेज सवाल चालू हो जाते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना। रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर कि बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है, जिस पर कि बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, यही तो हम लोगों ने पढ़ा। ये वो रेट होती है जिस पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी आरबीआई से लोन लेते हैं। ये वो रेट होती है जिस पर कि जो सरकारें हैं वो भी आरबीआई से लोन लेते हैं। ये वो रेट होती है, पहले ये बैंक रेट होती थी जिस पर काम होता था, अब बैंक रेट को रिप्लेस करके, मैंने बोला ना, बैंक रेट का धीरे धीरे यूज खत्म कर दिया, अब रेपो रेट को यहां पर ये ले आए हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस। ओके, वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन 1997, 1997 में इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। दे आर टेम्परेरी लोन फैसिलिटी, ये एक लोन फैसिलिटी है जो कि आरबीआई सरकार को प्रोवाइड करती है, जो सरकार के जो आय और व्यय में जो एक मिसमैच हो जाता है उसके लिए यहाँ लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सिंपल याद रखिए, 1997 में से इंट्रोड्यूस किया गया था डब्ल्यूएमए को, और ये जो लोन फैसिलिटी है ये आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड की जाती है सरकारों को। गवर्नमेंट कैन अवेल इमीडिएट कैश फ्रॉम आरबीआई, गवर्नमेंट जो है वो जो सरकार है वो आरबीआई से तुरंत की तुरंत लोन ले सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, बट इट हैज टू रिटर्न अमाउंट विद इन 90 डेज। इनको ये अमाउंट कितने दिन में लौटाना होगा? 90 दिन के अंतर्गत। अगर ये 90 दिन में लौटा देते हैं तो भाई बहुत बढ़िया, इंटरेस्ट इज चार्ज एट द एग्जिस्टिंग रेपो रेट, जो वर्तमान में रेपो रेट चल रही होगी 4% की दर से लगेगी। यदि इफ डब्ल्यूएमए एक्सीड 90 डेज, अगर डब्ल्यूएमए 90 दिन से ज्यादा हो जाता है, ये सरकार के केस में है, इट वुड बी ट्रीटेड एज एन ओवरड्राफ्ट, इसको ओवरड्राफ्ट मानना शुरू कर दिया जाएगा। और जो इंटरेस्ट रेट होगी ओवरड्राफ्ट पर, वो जो रेपो रेट वर्तमान में चल रही होगी उसमें 2% और ऐड कर दीजिए, टोटल मिलाकर ओडी की ये रेट बन जाएगी रेपो रेट प्लस 2%। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस का मतलब क्लियर हुआ, डब्ल्यूएमए का मतलब क्या होता है, इसको लाया गया है यहां पर 1997 में सरकारों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए टेम्परेरी लोन फैसिलिटी होती है। गवर्नमेंट ने कहा है कि 90 दिन के लिए लोन, हम मतलब आरबीआई ने कहा है कि आप 90 दिन के लिए लोन ले सकते हैं, और जो रेट चार्ज होगा वो रेपो रेट होगा 4% जो चल रहा है वो। लेकिन अगर 90 दिन से ज्यादा का पीरियड हो गया तो फिर इसको यहां पर ओवरड्राफ्ट माना जाएगा, और इंटरेस्ट रेट ऑन ओवरड्राफ्ट इज 2% पॉइंट मोर देन रेपो रेट। और जो इंटरेस्ट रेट होगी वो वर्तमान में, जैसे अभी रेपो रेट 4% है, 2%, तो मतलब 90 दिन के बाद 6% इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आफ्टर 90 डेज के बाद बैंक रेपो रेट प्लस 2%, यस बॉस। ओनली गवर्नमेंट के लिए क्या 2%? यस बॉस, ओनली गवर्नमेंट के लिए। ओके, सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है? सेकंड पॉइंट का मतलब यह है कि लोन फैसिलिटी है, डब्ल्यूएमए से लोन फैसिलिटी, डब्ल्यूएमए के माध्यम से बैंक, अभी तक बैंक आरबीआई से रेपो रेट के थ्रू लोन ले रहे थे, अब केंद्र सरकार भी मेरे भाई लोन ले सकती है आरबीआई से। अब जरा देखना, कुछ हम लोग करंट अफेयर से लिंक करके चलते हैं इन पॉइंट को। ये तो यार, ये टॉपिक तो हम मनी मार्केट के, अभी मत दिमाग लगाओ इनमें, अब जो मैं बोल रहा हूं उसको समझना। आरबीआई ने अभी हाल फिलहाल जो डब्ल्यूएमए लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रखी है, अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 2021 2022, तो इसका जो पहला हाफ है, यानी कि 6 मंथ पहले, ठीक है, इनके लिए इसने जो लिमिट रखी है, इस लिमिट को सेट किया है 1.20 लाख करोड़, 1.20 लाख करोड़। ओके, 1,20,000 करोड़ रुपए यहां पर लिमिट सैंक्शन की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, एग्जाम का लास्ट ईयर यही क्वेश्चन था कि जो केंद्र सरकार है उसके लिए
20-21 में पूछी थी, बट अपने लिए अब पूछी जाएगी कि 21-22 में पहले हाफ में वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस की जो लिमिट है वो कितनी यहां पर रखी गई है। आई होप मेरे भाई यहां तक पॉइंट आपके बेहतर तरीके से क्लियर होगा। ये रही केंद्र सरकार। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। असल में स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी यहां पर एक लिमिट डिसाइड की गई है। ओके, और वो लिमिट क्या है उसको समझने की कोशिश करना। एक मिनट मेरे भाई। स्टेट गवर्नमेंट के लिए या यूनियन टेरिटरीज की बात की जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की बात यहां पर की जा रही है। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी है इनके लिए एक साल में जो लिमिट होती थी डब्ल्यूएमए की, इट वाज 3225 करोड़, 32,225 करोड़ रुपए ये लिमिट थी। इस लिमिट को बढ़ाकर कर दिया है अब से हर साल इनके लिए जो लिमिट रहेगी 47010 करोड़। मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी टोटल मिलाकर एक साल में 47,010 करोड़ रुपए डब्ल्यूएमए के माध्यम से ले सकते हैं। और ये जो लिमिट थी अर्लियर इट वाज 32,225 से 32,225 करोड़। कितने प्रतिशत यहां पर वृद्धि देखने को मिली है? तो ये है 46%। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर रिलेटेड है, इसलिए मेरे भाई यहां लिंक करके मैं चल रहा हूं। 46%। ओके, तो मतलब अर्लियर लिमिट वाज 32,225 करोड़ रुपए, 32,225 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और यूटीज के लिए, और अब हो गई है 47,010 करोड़ रुपए, 47,010 करोड़। मतलब 46% इंक्रीमेंट देखने को मिला। ये राज्य सरकार और यूटीज के लिए। केंद्र सरकार के लिए 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में पहले 6 महीनों में जो लिमिट दी है कि आप कितने तक का डब्ल्यूएमए ले सकते हैं, इट इज 1.20 लाख करोड़। ओके, 1.20 लाख करोड़। आशा करता हूं मेरे दोस्त ये वाला पॉइंट आपके क्लियर रहा होगा। अब देखो समझने वाली बात क्या है। ये जो डिसाइड किया गया था इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी। ओके, एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी डब्ल्यूएमए के ऊपर, और इस एडवाइजरी कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि 46% इंक्रीमेंट होना चाहिए। उस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन का नाम था सुधीर श्रीवास्तव। सुधीर श्रीवास्तव। देखो कितना शानदार सेशन हो गया आज का, मतलब करंट से लिंक हो गया पूरा का पूरा। तो सुधीर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में डब्ल्यूएमए के ऊपर राज्य सरकारों के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई थी, और उस एडवाइजरी कमेटी ने डब्ल्यूएमए की जो लिमिट है उसको रिवाइज किया, 32,225 करोड़ रुपए से 47,010 करोड़ रुपए कर दिया। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी फर्स्ट हाफ है क्या? भाई स्टेट गवर्नमेंट में कोई एक स्टेट थोड़ी है जो फर्स्ट हाफ की बात हम कर रहे हैं, ये कंप्लीट पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। ऑल स्टेट और यूटीज की बात हो रही है यहां पर। ओके, अब देखो अभी जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22, इसकी सिचुएशन थोड़ी बदतर है। फाइनेंशियल ईयर जो अभी ये चल रहा है कोविड के चलते 2021-22 की जो सिचुएशन है वो अभी थोड़ी मेरे भाई बदतर चल रही है। तो ऐसे में यहां पर जो डब्ल्यूएमए की लिमिट है सिर्फ इसी साल के लिए, केंद्र राज्य सरकारों के लिए और यूटीज के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए अब से हर फाइनेंशियल ईयर में तो ये लिमिट रहेगी 47,010 करोड़। लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, इंटरिम डब्ल्यूएमए लिमिट कितनी सेट की गई है? इंटरिम डब्ल्यूएमए लिमिट कितनी सेट की गई है सितंबर 30 2021 तक? ये लिमिट कितनी सेट की गई है मेरे भाई? ये एग्जाम का क्वेश्चन आपका बनेगा कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में राज्य सरकारों के लिए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो इंटरिम डब्ल्यूएमए लिमिट है, वैसे तो 47,010 करोड़ हर साल के लिए, लेकिन सिर्फ इसी साल के लिए इस महीने तक कितनी लिमिट है? इट इज 51,560 करोड़, 51,560 करोड़ रुपए, 51,560 करोड़ रुपए। यार बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, डेटाबेस एक भी फिगर को आप मिस मत कर देना। 51,560 करोड़। गाइस क्लियर हुआ? 51,560 करोड़ ये इंटरिम लिमिट है, लेकिन ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए सर, यार सर
यार 47010 लिमिट इज फॉर 6 मंथ। अरे तन्वी दीदी, ये पूरी फाइनेंशियल ईयर के लिए दीदी, ओ दीदी, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। सेंटर के लिए हाफ ईयर क्यों? उसका हाफ में ही काम हो जाता है, उसको फुल की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। फिर दोबारा उसको हाफ देना पड़ेगा। एक हाफ में उसे पूरा मजा आ जाता है मेरे पे, चकना वकना लगा के पूरा का पूरा सेट करके। फिर अगले हाफ के लिए फिर दोबारा डिसाइड कर दिया जाएगा। ओके, कोई डाउट यहां तक, ये बताओ। अरे सचिन भाई, ऑल है ये, ऑल। इंटरिम WMA मींस, अरे देवी सरकार सगार मेरे भाई, सागर भाई, ये 2021-22 में कोविड चल रहा है कि नहीं चल रहा? तुम्हारे यहाँ पर चल रहा है कोविड? नहीं चल रहा है मेरे भाई? हमारे यहाँ पे तो बड़ा जोर का चल रहा है मेरे भाई कोविड। ठीक है। और कोविड की समस्या इतनी है कि देश की स्थिति बहुत बदतर हो गई है, लोगों की स्थिति बहुत बदतर हो गई है। तो इस वर्ष में सरकार अलग अलग तरीके से काम कर रही है। कह रही कि अभी तो इन राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को पैसे की ज्यादा आवश्यकता है। वैसे हमने 47010 करोड़ लिमिट सेट कर दी हर साल की, लेकिन इंटरिम मतलब होता है टेम्परेरी लिमिट, जो इस अभी 30 सितंबर तक के लिए इसमें दी है, वो यहां पर है 51560 करोड़। इंटरिम ओनली फॉर स्टेट गवर्नमेंट, इंटरिम ओनली फॉर स्टेट गवर्नमेंट। और भाई ये सिर्फ 30 सितंबर तक के लिए है। वो 46% लिमिट कब सेट कराई है? ये पिछले अप्रैल में कराई थी यार, पिछले अप्रैल में। अच्छा यार, तुम लोग, तुमसे एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ। कितने ऐसे महानुभाव हैं जो सुबह 7 बजे का करंट अफेयर का सेशन नहीं देखते हैं? सच सच बताना। तुम्हें तुम्हारे चाहने वाले की कसम है, जिससे सोना बाबू करते रहते हो, उसकी कसम है, सच सच बताना कितने लोग हैं सुबह 7 बजे का सेशन नहीं देखते? क्योंकि ये तो मैं इतनी दफे पढ़ा चुका हूं, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, अब मैं हटा रहा हूं इस वाले पेज को, दूसरे पेज पे आ रहा हूं। ठीक है। यहां तक ये वाला पेज हम लोगों का चल रहा था। रेपो रेट का मतलब क्लियर हो गया आपके? अब रेपो रेट के हम लोगों ने कितने यूज पढ़ लिए? एक यूज तो ये पढ़ लिया कि भाई बैंक है, ये लोन लेते हैं। दूसरा हम लोगों ने देख लिया कि जो WMA होता है उसमें भी इंटरेस्ट रेट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेपो रेट। रेपो रेट के बेस पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड होती है। ओके। अब चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बैंक रेट पर। बैंक रेट क्या है इसको समझना, रीड कर लो जरा 1 मिनट जल्दी से।
अभी वर्तमान में हम लोग बात कर लेते हैं तो बैंक रेट और रेपो रेट में, तो बैंक रेट को धीरे धीरे हटाकर एलिमिनेट कर रहे हैं यहां से, और उसकी जगह पर रेपो रेट को लेकर लाया जा रहा है। लेकिन अभी भी इसके काफी यूज बाकी हैं। उसमें एक ये है कि इसको डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंट रेट बोलते हैं। ओके। और ये वो रेट होती है जो 91 डेज से लेकर 360 मोर देन 90 डेज के लिए चार्ज होती है। पहले क्या हुआ करता था, पहले से तो बैंक रेट ही चल रही है, और बैंक रेट वो रेट होती है जिस पर कि बैंक लोन लेते हैं मोर देन 90 डेज के लिए। इसमें कुछ भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मॉर्गेज नहीं किया जाता, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इसमें मॉर्गेज नहीं किया जाता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पर मेरे भाई जो लागू होता है वो ये है कि इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मॉर्गेज नहीं करते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मॉर्गेज नहीं करते। और दूसरा पॉइंट यहां पर ये होता है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। जस्ट लाइक कि रेपो रेट में 0.5% ही लोन ले सकते हैं, बट यहां पर एज सच कोई लिमिट नहीं है। तो बैंक रेट वो रेट होती है जिसको कि डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। इस रेट पर बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। पहले केंद्र सरकार भी इसी रेट पर लोन लेती थी। जो डब्ल्यूएमए था ना, डब्ल्यूएमए, इट वाज लिंक्ड विद बैंक रेट, इट वाज लिंक्ड विद बैंक रेट, बट नाउ इट इज लिंक्ड विद रेपो रेट। ओके, मैंने बोला ना रेपो रेट पर ही अब धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं। अब यार लेकिन इसमें एक वर्ड आया है यहां पर कि जो ये बैंक रेट है ये कितने परसेंट अभी चल रहा है? 4.25%। इसका मनी फ्लो से रिलेशन कैसा होगा यार? जब रेपो रेट भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है जिस पर बैंक आरबीआई से लोन ले रहे हैं, बैंक रेट भी भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज की दर है जिस पर कि बैंक आरबीआई से लोन ले रहे हैं। तो दोनों का रिलेशन मनी फ्लो के साथ कैसा होगा? जस्ट अपोजिट। इन दोनों में से किसी को भी बढ़ाओ मनी फ्लो कम हो जाएगा, इन दोनों में से किसी को भी कम करो मनी फ्लो बढ़ जाएगा। यही तो होगा मेरे भाई। यस और नो? यस और नो? क्लियर? अब जरा देखना, किसी को आइडिया है कि वाई वी कॉल बैंक रेट एज ए डिस्काउंट रेट? इसे डिस्काउंट रेट क्यों बोलते हैं? एक डेफिनेशन और लिखेगा एज पर आरबीआई एक्ट, इट इज अ रेट at which RBI is ready to rediscount bill of exchange। ये वो रेट होती है जिस पर कि आरबीआई रीडिस्काउंट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। इट इज अ रेट, इट से मतलब यहां पर क्या है? बैंक रेट से। कि बैंक रेट वो रेट होती है जिस पर कि आरबीआई रीडिस्काउंट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। अक्षर सही लिखो सुमन, अक्षर बेटा सही सुनो। ओके, इट इज अ रेट, इट इज अ रेट एट विच आरबीआई इज रेडी टू रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, सही से सुनाई दे गया? अब ये रीडिस्काउंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडिस्काउंट? अब जरा इस स्टोरी को जरा समझते हैं। आपको वो याद है, मैं था ये, तुम्हारी भविष्य में होने वाली मेरे दोस्त भाभी, बेचारी को भी खुद नहीं पता है मैं कहा हूं। ओके, इस भुक्कड़ को जाना था, कह रही थी मेरे को कि सुनो ना, मैंने कहा बताओ ना। अरे सुनो ना, मैंने कहा बताओ ना। अरे सुनो ना बाबू, मैंने कहा हाँ बताओ ना। चलो कहीं चलते हैं घूमने, मैंने कहा हाँ चलते हैं ना। तो भाई मैं इसको रेस्टोरेंट ले गया था, याद आ रहा है? रेस्टोरेंट ले गया था, है ना? रेस्टोरेंट ले गया था नहीं मेरे भाई? हाँ सर ले गया था रेस्टोरेंट। इसको मैंने खाना वाना खिलाया था। इतनी बुक्कड़ है भाई साहब, पता नहीं कितने दिन से ये लॉकडाउन के चक्कर में नमक का पानी पिए जा रही थी, और भाई ये 10,000 रुपए का खा गई वहां पर। बर्गर, चाउमीन, भाई डोसा, ये वो पता नहीं क्या क्या नहीं मेरे भाई खा लिया इसने। तो मतलब
तुम्हारे भाई का तो इसने ना बंटा धार कर दिया, बिल बना दिया था। मैं तुम्हारा भाई भी वॉरियर मेरे भाई। भाई वॉरियर बैच में एडमिशन इतने हुए थे, पैसा बहुत है, दिक्कत नहीं आ रही। चलो ठीक है, 10,000 का खा लेगी तो दिक्कत क्या आ रही है। ठीक है, अब हुआ क्या दोस्त कि यहाँ पर उस सीन को याद कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे मित्र बैठे हुए थे, मास्टर शेफ के मालिक। उन्होंने कहा, अरे आशीष भाई। मैंने कहा हाँ सर बताइए, राहुल भाई बताइए। अरे यार एक बात सुनो, तुम्हारे पास पैसे वैसे नहीं, हम तुम्हारे ऊपर बिल लिख दें? तो इन्होंने मेरे ऊपर, याद हो आपको, एक बिल लिखा था। उस बिल को हम लोगों ने नाम दिया था बिल ऑफ एक्सचेंज। इस बिल को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? बिल ऑफ एक्सचेंज। याद आ रहा है? डिड शी पेड हाफ ऑफ द बिल? डिड शी कभी हुआ है आज तक? अनएथिकल हो जाता है अगर भाई साहब गलती से तुम ये कह दो, अरे सुनो ना तुम पेमेंट कर दो बिल का। भाई साहब हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये अनएथिकल चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है इंडिया के। भाई पेमेंट करना तो पुरुषों को करना है, पुरुष ही तो करेंगी नहीं पेमेंट। समझ, लेडी तो पेमेंट कर देंगी नहीं भाई। अनएथिकल नहीं हो जाएगा? और अनएथिकल होने का मतलब है कि भाई तुम्हारे हाथ से गए सामने वाली पार्टी। ओके, तो भाई हम ही को करना है, ये अनएथिकल हो जाता है अगर सामने वाली पार्टी ने कर दिया। तो दोस्त, एथिकली मेरे को पेमेंट करना था, तो मैंने क्या किया, राहुल भाई से कहा, राहुल भाई एक काम करो, मेरे ऊपर बिल लिख दो। राहुल भाई ने क्या किया कि एक बिल मेरे ऊपर लिख दिया। मान लेते हैं जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर का बिल मान लेते हैं। इन्होंने 5 सितंबर 2021 का मेरे ऊपर बिल लिख दिया था। यही हुआ था भाई। ठीक है भाई, 5 सितंबर 2021 का बिल मेरे भाई, इस डेट का बिल लिख दिया। मैं ये मजाक कर रहा हूँ, इसका कोई नाता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है किसी भी चीज से। तो कोई भी यहाँ पर मेरी बहन देख रही है सेशन, बुरा मत मानना प्लीज। मैं आप लोगों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, गलती से भी बुरा मत मानना। मैं हकीकत नहीं है ये सारी चीजें, ठीक है? ये सारी चीजें काल्पनिक हैं। ओके, बस मुझ पे बीती थी तो मैंने बता दिया। 5 सितंबर 2021 की बात कर रहे हैं, तो ये यहां पर एक बिल लिखा इस तारीख का। अब इस तारीख का जब ये बिल लिखा गया, तो यहां पर आशीष और राहुल भाई के बीच में ये समझौता हुआ कि आशीष तुम एक काम करना, यहां पर मैं तुम्हारे ऊपर एक बिल लिख देता हूं, इस बिल को मैं तुम्हारे पास लेकर आऊंगा 5 सितंबर को, तुम मेरा पेमेंट कर देना। भाई हाँ बिल्कुल, हम लोगों के बीच में डिसाइड हो गया ये। प्रैक्टिकली समझो, मेरे पास पैसे नहीं थे, राहुल भाई ने मेरे ऊपर बिल लिख दिया था। मैंने एडवांसेस में तुम लोगों को पढ़ाया था ये वाला टॉपिक, और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि इस डेट पर, तय डेट पे आना और तय डेट पर आकर बिल का पेमेंट ले लेना। यस और नो मेरे भाई? यस और नो मेरे भाई बताइए। यहां तक तो क्लियर है ना सभी के? अब हुआ क्या कि ये जो राहुल भाई हैं, ये राहुल भाई पहुंच गए इस डेट से पहले। मान लो ये 5 अगस्त को ही बैंक में पहुंच गए, और जब ये 5 अगस्त को बैंक में पहुंचे, तो इन्होंने इस बिल को अपने बैंक में क्या किया, मॉर्गेज किया, गिरवी रखा, और बैंक से तय समय से पहले इसके अगेंस्ट में पेमेंट ले लिया। बैंक ने इस पर क्या काटा, डिस्काउंट। तभी तो यहां पर ये बना था बिल डिस्काउंटेड। तभी तो यहां पर ये बना था बिल डिस्काउंटेड। वो कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? देखो मैं रिवाइज करा रहा हूं, पूरा रिपीट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारी चीजें कनेक्ट हो जाए। भाई हुआ क्या, ये आशीष गौतम है, ठीक है, ये दोनों है मेरे भाई। ठीक है, अब ये दोनों कहां गए थे, टुक 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 यहाँ रेस्टोरेंट में पहुंच गए। भाई साहब खा लिया यहां पर 10,000 रुपए का। जब यहां पर खा लिया 10,000 रुपए का, तो ये राहुल भाई कहते हैं कि भाई एक काम करो, पैसा दो। हमने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं। तो उन्होंने हमारे ऊपर एक बिल लिख दिया। जो बिल लिखा, इस बिल को नाम दिया बिल ऑफ एक्सचेंज। इस बिल ऑफ एक्सचेंज को आशीष गौतम ने अपनी एक्सेप्टेंस दी। एक्सेप्टेंस जरूरी है। आशीष गौतम ने साइन किया बिल ऑफ एक्सचेंज पे, तय डेट डिसाइड हुई 5 सितंबर, और इसको साइन करके दे दिया राहुल भाई को, यहां पर रेस्टोरेंट के मालिक को। अब ये बिल किसके पास है, राहुल भाई के पास। डेट डिसाइड हुई थी कि 5 सितंबर को आओगे, पेमेंट ले जाओगे। आशीष ने ये बोल दिया था कि 5 सितंबर को आना, तो यार 21 को पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन राहुल भाई को पैसे की जरूरत पड़ गई, ये 5 अगस्त को ही अपने बैंक में गए, और बैंक में जाके बोलते हैं कि मेरा एक बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट आएगा, आप एक काम करिए, उसके बदले मेरे को आप लोन दे दीजिए। तो बैंक ने क्या किया कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में, इस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में क्या किया कि यहां पर इसको लोन दे दिया है। इस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में यहां पर इस व्यक्ति को, किसके बदले में, बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में इस व्यक्ति को यहां पर लोन दे दिया। इसने इस बिल ऑफ एक्सचेंज को किसके पास गिरवी रख दिया, किसके पास इसने इसको गिरवी रख दिया, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को इसने किसके पास गिरवी रख दिया? तो आंसर बनता है सर, इसने इस बिल ऑफ एक्सचेंज को गिरवी रखा था बैंक के पास। ये किसके पास गया, यहां पर
बैंक के पास गया और बैंक के पास इस बिल ऑफ एक्सचेंज को गिरवी रख दिया। समझ में आया मेरे भाई? यहां तक क्लियर हुआ? और इसको पैसा मिल गया, और पैसा जो मिला डिस्काउंट काट के मिल गया, डिस्काउंट काट के पेमेंट मिल गया इसको। ओके, यहां तक कोई डाउट है? राहुल अपने बैंक जाएगा, आपके बैंक जाएगा बिल लेकर? भैया मेरे बैंक वो अपने बैंक जाएगा ना। तुम चेक लेकर, अगर तुम्हें कोई चेक देता है तो तुम चेक लेकर कहां जाते हो? अपने अपने यहां जाते हो कि मेरे यहां जाते हो मेरे भाई? बताओ। सर लेकिन उसे तो लॉस हुआ। अच्छा दिवी जी सुनो, 6 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है वॉरियर 8.0 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। सर मुझको ना थोड़ी क्लासेस पहले चाहिए। ठीक है, पहले क्लास ले लो, 800 की जगह 1600 का बैच पड़ेगा। बेटा जरूरत किसको है? आपको। जब मैंने 6 जुलाई बोल दिया तो 6 जुलाई से आना ना। 957 रुपए का Y168 कोड लगा के मिल रहा है। जब आपको जल्दी है तो आपको एक्स्ट्रा तो देना पड़ेगा। जब डिसाइड हुआ तब 5 सितंबर का, तो 5 सितंबर को जाना था। अब 5 सितंबर से पहले जाओगे तो डिस्काउंट तो कटवाओगे। तो भाई कट गया क्या डिस्काउंट? तो इसलिए बन गया ये बिल डिस्काउंटेड। क्या बन गया मेरे भाई? बिल डिस्काउंटेड। समझ में आया? अब जरा देखो, अब ये बिल किसके पास है जरा देखो। अभी 5 सितंबर नहीं आया है, अभी ये बिल किसके पास है? ये वाला बिल किसके पास है मेरे भाई? ये वाला बिल बैंक के पास है। अब बैंक महोदय हैं ये, इनको भी पैसे की जरूरत पड़ी। अब ये बैंक महोदय भी पहुंचे किसके पास? टुक 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 करते हुए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, आरबीआई के पास। ओके, बहुत टफ कॉन्सेप्ट है ये वाला, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं तो मैं मजाक मजाक में समझ में आ जाए। ओके, ये किसके पास पहुंचे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। जब ये आरबीआई के पास मेरे भाई पहुंचे तो आरबीआई से इन्होंने कहा ए भाई सुनना, तो वो बोलता हाँ भाई बताना। ए भाई सुनना, ए भाई सुनना, बोलता हाँ भाई बता ना यार, बता बता क्या दिक्कत आ रही है। तो वो ये कहता है कि एक काम कर, देख मेरे पास ये बिल रखा हुआ है। कौन सा बिल रखा हुआ है? ये वाला बिल, ये जो बिल दिख रहा है ये बिल रखा हुआ है, जो कि 5 सितंबर 2021 को मैच्योर्ड होगा। ओके, लेकिन तू एक काम कर, इस बिल के बदले में मुझको पैसा उधार दे दे। इस बिल के बदले में मुझे पैसा उधार दे दे। तो तय समय से पहले यहां पर हुआ क्या कि ये जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इस ये जो बैंक है ये आरबीआई के पास गया और बदले में इसके यहां पर ये लोन ले रहा है। जब ये बैंक आरबीआई से इस ही बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट में पैसे ले रहा है, उधार पैसे ले रहा है, तो वो यहां पर जब बिल रखेगा तो आरबीआई फिर इस पर काटेगा क्या? डिस्काउंट। मतलब अब बैंक ने इस ही बिल को आरबीआई के पास रख दिया। अब मेरे भाई ये जो बैंक है, जरा ध्यान से सुनेगा, ये जो बैंक है, ये बैंक आपको दिख रहा है, इस बैंक ने इस बिल ऑफ एक्सचेंज को किसके पास रख दिया? आरबीआई के पास। जब आरबीआई ने इसको पेमेंट किया तो पूरा पेमेंट नहीं किया इसने, आरबीआई ने भी इस पे क्या काटा? डिस्काउंट। क्या काटा मेरे भाई? इस आरबीआई ने भी काटा इस पे डिस्काउंट। और दैट डिस्काउंट जो कटेगा, इस डिस्काउंट को वो बोलेंगे हम लोग रीडिस्काउंट। पहले डिस्काउंट हुआ था, फिर डिस्काउंट हुआ मेरे भाई, ये हुआ रीडिस्काउंट। और जिस रेट पर होता है उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट। बैंक रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई इज रेडी टू रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज। बैंक रेट एज पर आरबीआई एक्ट बात कर रहा हूं, एज पर आरबीआई एक्ट। ओके, तो बैंक रेट जो वर्तमान में चल रही होगी 4.25% अभी वर्तमान में चल रही, तो इस ही रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट करेगा। समझ में आया? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ गए। अरे प्रैक्टिकली समझो, आशीष रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट में जब गए थे उनके पास पैसे नहीं थे, उनके ऊपर पार्टी ने बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया। आशीष भाई ने एक्सेप्ट कर लिया, 5 सितंबर डेट डिसाइड करी। रेस्टोरेंट के मालिक को 5 सितंबर से पहले जाने की जरूरत पड़ गई और वो 5 अगस्त को ही पहुंच गए अपने बैंक में। कहते हैं कि भाई मेरा बिल मैच्योर होगा 5 सितंबर को, तुम एक काम करो इसके बदले में मुझे पैसा दे दो। बैंक ने उठाकर डिस्काउंट काट के इनको पैसा दे दिया। भाई पूरा थोड़ी देगा, बैंक आएगा कि भाई मेरी कमाई क्या, मेरी कमाई डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट काट के पैसा दे दिया।
अब वही बिल लेकर बैंक कहां पहुंच गया? आरबीआई के पास। आरबीआई कहेगा मेरी कमाई क्या है? तो वो कहेगा ठीक है, इस पर जो बैंक रेट चार्ज करूंगा मैं 4.25% से चार्ज कर ली, और उसको यहां पर बैंक रेट ना नाम दे तो इन्होंने बोला रीडिस्काउंट काटेंगे, रीडिस्काउंट करेंगे, और रीडिस्काउंट जिस रेट से होता है बैंक रेट से होता है। सचिन कह रहा है इसमें डिफिकल्ट क्या था? हाँ सचिन, को डिफिकल्ट नहीं था। असल में सचिन परोस के मिल गया है ना, इसलिए डिफिकल्ट नहीं था। अगर परोस कर नहीं दिया गया होता तो डिफिकल्ट ही लगता। बैंक ने कितना डिस्काउंट काटा? बेटा जब बैंक काटता है ना, तो वो बताकर नहीं काटता मेरे भाई, कट जाता है। ओके, तो मतलब कहने का ये है कि बैंक जो काट रहा है वो अलग अलग तरीके से काट रहा है। कोई दूसरा बैंक अलग तरीके से काट रहा है, कोई दूसरा बैंक अलग तरीके से काट रहा है मेरे भाई, तो वो अलग अलग रेट से काटते हैं, तो कॉमन रेट नहीं है, उनका तरीका कॉमन नहीं है। अब चलो नेक्स्ट आते हैं, ये बैंक रेट का यूज समझ में आया? चलो एक रेट तो ये है, एक यूज तो ये हो गया कि बैंक रेट पर बैंक लोन लेते हैं। दूसरा ये हो गया कि इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? डिस्काउंट रेट। अब समझ में आया डिस्काउंट रेट क्यों बोलते हैं? देखो शब्द कितना छोटा था, डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, बट इसके पीछे का बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, वो क्लियर हो गया। अब तीसरा यूज समझते हैं। आप लोगों को मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि अगर बैंक are not able to maintain, banks are not able to maintain CRR SLR, then they will have to pay penalty to RBI. Okay, if banks are not able to maintain 4%, banks are not able to maintain 18%, या दूसरे शब्दों में banks are not able to maintain reserves, यानी कि CRR SLR मेंटेन करने में एबल नहीं रहते, then they have to pay penalty, इनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब ये पेनल्टी कैसे कैलकुलेट की जाए, ये तो सवाल उठता है भाई, पेनल्टी कैसे कैलकुलेट की जाए? बताइए मेरे भाई, बताइए किस रेट पर पेनल्टी कैलकुलेट की जाए? किसी को आइडिया है कितनी पेनल्टी लगती है? असल में यहां पर जो पेनल्टी कैलकुलेट होती है, ये बैंक रेट के बेसिस पे होती है, इसको हम लोग पैनल रेट भी बोलते हैं। वो रेट जिस पर की पेनल्टी भी कैलकुलेट की जा रही है। ओके, पेनल्टी भी कैलकुलेट की जा रही है। तो अभी यहां पर बोला गया है कि इफ बैंक्स आर नॉट एबल टू मेंटेन सीआरआर एसएलआर, देन दे हैव टू पे पेनल्टी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ बैंक रेट, and we will consider bank rate as a panel rate, we will consider bank rate as a panel rate. Okay, अब जरा देखिए, फर्स्ट डे क्या पेनल्टी होगी और सेकंड डे पेनल्टी क्या होगी, फिर आगे कैरी ऑन चलेगा। ठीक है, चलता रहेगा ये। पहले दिन होता है बैंक रेट प्लस, बैंक रेट प्लस, दूसरे दिन होता है बैंक रेट प्लस कितना? बैंक रेट प्लस कितना? बैंक रेट प्लस 3% पहले दिन, वेल डन, और दूसरे दिन बैंक रेट प्लस 5%। मतलब यह है कि अगर जो वर्तमान में एक्स अगर बैंक रेट चल रही है तो उसमें आप जोड़ देंगे 3%, ये आपकी पेनल्टी की रेट ओपन होकर आ जाएगी कि इतनी रेट से पेनल्टी लगेगी। दूसरे दिन जो भी
एक्स रेट चल रहा है, उसमें मेरे भाई 5% ऐड कर देंगे, तो टोटल मिलाकर ये आपकी पेनल्टी की रेट कैलकुलेट हो जाएगी। तो बैंक रेट के यूज समझ में आ गए आप लोगों को। इसके बाद फिर एक्शन स्टार्ट हो जाते, लीगल एक्शन वगैरह। बट मेरे भाई अगर बैंक नहीं मेंटेन करता है, नेक्स्ट डे फिर ये 5% ही कंटिन्यू चलेगा सचिन भाई, नेक्स्ट डे 5% ही कंटिन्यू चलेगा। क्या ये रेट फिक्स है? हाँ भाई ये रेट फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है भाई ये। ये रेट एनडीटीएल के बेसिस पे ही कैलकुलेट होती होंगी ना यार, मेरे समझ में नहीं है एनडीटीएल के बेसिस पे कैसे कैलकुलेट। निमिता जी जरा सवाल बताना, एनडीटीएल के बेसिस पे कैसे? अरे यार बेटा, आपको सीआरआर मेंटेन करना था 4%, आपने मेंटेन किया 3%, कितना बचा आपका? 1% बचा। अब जब 1% जो आपने मेंटेन नहीं किया है, उस 1% पर आपका जो बैंक रेट चल रही है, फॉर एग्जांपल 4.25, 4.25 प्लस 3 कितना होगा? 7.35 डिवाइड बाई 365 इंटू 100, इस परसेंट से ये चलेगा। बट इस कैलकुलेशन में दिमाग क्यों लगाना? क्यों लगाना? क्या एग्जामिनर पूछेगा ये सम रखा है सामने, इसको सॉल्व करो? अननेसेसरी क्यों? आपको बस मतलब समझने की जरूरत है, वो मतलब समझिए। आम खाइए गुठलियां क्यों गिन रहे हैं? भाई बैंक रेट इज यूज एज दी पैनल रेट, बात खत्म। पहले दिन कितनी पेनल्टी लगती? बैंक रेट प्लस 3%। डेटा समझो ना, ये एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। जो जिंदगी में जो गलतियां पहले करी है, वही गलतियां फिर दोहरा रहे हो, जबरदस्ती का घसीट रहे हो टॉपिक को, घसीटने की जरूरत ही नहीं है। समझो ना, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, जितना जरूरी है उतना करो। डिग्रियां लेके बैठे, महफिल है, महफिल का मजा लीजिए, इश्क और प्यार का मजा लीजिए। वैसे ये है मेरे भाई, वॉरियर बैच का मजा लीजिए, टेंशन ना लीजिए। ओके, ये डिग्रियां लेके बैठ गए हो, क्या हुआ? कुछ हुआ? तो यहां समझो स्मार्ट वर्क करना है। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया मेरे भाई ये वाला, कि कैसे पैनल रेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कैसे बैंक रेट को डिस्काउंट रेट बोलते हैं। तो थोड़ा ब्रेक दे दो, नेचर्स कॉल, ओ माय गॉड नेचर्स कॉल। अच्छा नेचर्स कॉल फोन पे आई है, नेचर्स कॉल भाई, ये कौन है? कोई मित्र है तुम्हारा नेचर्स कॉल? चलो ठीक है, कर लो नेचर्स कॉल जितने भी हैं, डन भाई। यहाँ टाइम हो रहा है 4:12, 4:17 में मिलते हैं ब्रेक टाइम। ओके, यू विल प्रोवाइड नोट्स फॉर दिस, यस पीडीएफ मिलेगा आपको, लेकिन नोट्स बनाना अपने प्रॉपर। आता हूं दोस्त। चैट ऑन कर दो, ठीक है ऑन कर दे रहा हूं, बस जोड़ियां मत बना लेना, नंबर वंबर एक्सचेंज कर दो। हाँ।
हेलो हेलो। अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट पे। ओके, अच्छा एक चीज तुमने कॉमन देखी, सीआरआर हो, एसएलआर हो, रेपो रेट हो, बैंक रेट हो, इन सभी का मनी फ्लो के साथ जो रिलेशन है वो कैसा है? टॉम एंड जेरी वाला है ना, टॉम एंड जेरी। कैसा मेरे भाई? टॉम एंड जेरी वाला, मतलब इनवर्स रिलेशन है, इनमें से कुछ भी बढ़ा दो ये कम हो जाएगा मनी फ्लो, इनमें से कुछ भी रेट को कम कर दो मनी फ्लो बढ़ जाएगा। ओके, यही तो है। अब रिवर्स रेपो रेट पर आते हैं। हम लोगों ने देखा ये तो दो रिजर्व की बात की गई थी, सीआरआर एसएलआर। रेपो रेट बैंक रेट वो रेट है जिस पर कि बैंक लोन ले रहे हैं, ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, अब जरा देखना मेरे दोस्त, जैसे आप लोगों के पास जब सरप्लस मनी होती है, पैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, कल को आप लोग बैंक पीओ बन गए, आपके अकाउंट में 60,000 क्रेडिट हो रहे हैं। अब 60,000 में आप लोगों ने कुछ पैसा पापा को दे दिया, कुछ पैसा अपने पास भी रख लिया, ठीक है, रिजर्व के तौर पर, ठीक है, कुछ पैसा माँ को दे दिया, कुछ पैसा मेरे दोस्त अलग वाली जो माँ है उनको दे दिया, फिर ऐसे कुछ पैसा आपके पास बचा। जो पैसा आपके पास बचा उस पैसे को आप बैंक में क्या कर रहे हो दोस्त? डिपॉजिट करोगे? यस और नो, डिपॉजिट करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे दोस्त बताओ? करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। अब बदले में इस पर आपको क्या मिलेगा? बैंक आपको क्या देगा यहां पर? इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट देगा, उस इंटरेस्ट का कोई ना कोई रेट होगा, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे आप लोग बैंक में पैसे जमा करते हो, आपको बदले में इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे ही बैंक भी कहां पर जमा करता है अपना पैसा? आरबीआई के पास। बदले में आरबीआई क्या देता है इनको? इंटरेस्ट देता है। उस इंटरेस्ट का भी कोई ना कोई रेट होता है, दैट रेट इज कॉल्ड दी रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। आप जब बैंक में गए, सरप्लस मनी जमा किए, बदले में आपको उसके इंटरेस्ट मिला, दैट इंटरेस्ट रेट जो होती है वो आपकी अलग 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 चल रही है, ठीक है। अब जब बैंक है, बैंक के पास सरप्लस मनी था, एक्सेस लिक्विडिटी थी, तो उन्होंने क्या किया? उसको जमा किया आरबीआई के पास, और जब बदले में आरबीआई ने उनको इंटरेस्ट दिया, उस इंटरेस्ट के रेट को नाम दिया था रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट इट्स सरप्लस मनी विद आरबीआई। मतलब ये वो रेट होती है जिस पर कि आरबीआई के पास बैंक अपनी सरप्लस मनी को रखते हैं। समझ में आया ये पॉइंट? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? अरे प्लीज रिपीट, ये मेरे समझ में नहीं आता, इतना सिंपल चीज इनके समझ में क्यों नहीं एक बार में आती है? बेटा बैंक है, आरबीआई के पास गया, अपना पैसा इन्होंने यहां डिपॉजिट कर दिया अपनी स्वेच्छा से, बाउंड नहीं है, खुद की मर्जी है, पैसा डिपॉजिट कर दिया बजाय मार्केट में इन्वेस्ट करने के। आरबीआई ने यहां पर इनको इंटरेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, उस इंटरेस्ट का एक रेट हो गया, इस रेट को नाम दे दिया रिवर्स रेपो रेट। ओके, आरबीआई लोन लेता है ना कॉमर्शियल बैंक से रिवर्स रेपो रेट पे? नहीं, ये लैंग्वेज सही नहीं है। वो हफीज भाई अलग पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो जरा, सीआरआर एट प्रेजेंट कितना है? 4%। एसएलआर एट प्रेजेंट कितना है? 18%। रेपो रेट एट प्रेजेंट कितना है? 4%। बैंक रेट एट प्रेजेंट कितना है? 4.25%। और जो रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, ये एट प्रेजेंट चल रहा है 3.35%, ठीक है, 3.35%। ओके, सर हमने ट्वेल्थ में पढ़ा था कि रिवर्स रेपो रेट वो होती है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, क्या ये सही है? बेटा मैंने भी स्कूल में पढ़ा था कि अपना जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, लेकिन अभी पता चला नहीं है, ठीक है। तो बचपन की गलतियों को सुधारने की जरूरत है, अब सुधार हो रहा है। लैंग्वेज जो अभी बताई है वो सही है। ओके, तो ये यहाँ पर समझ में आ गया होगा, क्लियर है? ये बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
अब मुझे इतना बताओ कि इसका मनी फ्लो के साथ रिलेशन कैसा है, अपोजिट की पॉजिटिव? पॉजिटिव अपोजिट, पॉजिटिव की नेगेटिव, ये वर्ड ज्यादा बढ़िया, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, हाय मेरे भाई। अच्छा एक बार एक दूसरे के लिए क्लैपिंग कर दो, बहुत बढ़िया, मेजोरिटी में आंसर पॉजिटिव आ रहा है। मुझे जिसकी उम्मीद थी बिल्कुल वही हो रहा है मेरे भाई। एक बार क्लैपिंग कर दो एक दूसरे के लिए, स्माइली दे दो, मैं समझ जाऊंगा हाँ तुम लोग एक दूसरे के लिए कितने मतलब समझते हो एक दूसरे को बेहतर तरीके से, हैं? पॉजिटिव, अब नेगेटिव पे आ गए। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वाह भाई वाह। फिर दोबारा दिमाग लगाओ, रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा दी जाए 3.35% से 5% कर दी जाए, मनी फ्लो क्या होगा, डिक्रीज की इंक्रीज? डिक्रीज की इंक्रीज? देखो डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, चलो अगर 3.35% की जगह इसे 5% कर देंगे, इसका अर्थ ये हुआ, यहां पर इसका मीनिंग ये हुआ कि आरबीआई बैंक से कह रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे पास रखो। भाई आपको हम 5% का रिटर्न दे रहे हैं तो बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा इसके पास रखेगा, क्योंकि ये सिक्योर है भाई, आरबीआई है। ओके भाई, इसके पास रखना पैसा ज्यादा बेहतर है। तो जब ये ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखेगा बैंक, तो इसके पास पैसा कम बचेगा कि ज्यादा बचेगा? प्रैक्टिकली सोचना, रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा दिया जाए, आप ये सोचो कि अगर आप बैंक में 4% की जगह आपको 7% ब्याज मिलने लग जाए सेविंग अकाउंट पे, तो आप क्या पैसा ज्यादा बैंक में रखना पसंद करोगे कि नहीं रखोगे? रखोगे कि नहीं रखोगे? आप अपनी अपनी बात कर लो, आप अपने पे रख के बता लो, तो बिल्कुल करोगे, यस सर यस सर यस सर यस सर बिल्कुल रखेंगे। ऐसे ही जब बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ पैसे डिपॉजिट करने पे, तो वो ज्यादा नहीं रखेंगे सर, बिल्कुल रखेंगे। तो ऐसे में बैंकों के पास जो अवेलेबल अमाउंट होगा वो कम होगा, जब कम होगा तो मार्केट में मनी फ्लो भी क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब इसका रिलेशन भी कैसा है, नेगेटिव है, अपोजिट है, ऋणात्मक है। रिवर्स रेपो रेट अगर रिड्यूस कर देते हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल हुआ था कोविड के टाइम पर, आरबीआई नहीं चाहता था कि बैंक उसके पास पैसा रखें, वो चाहता था कि मार्केट में अवेलेबल कराएं, तो इस रेट को रिड्यूस किया गया। फॉर एग्जांपल कल को इस रेट को रिड्यूस करके 3% कर देंगे, तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि बैंक कम से कम उसके पास पैसा रखें, ज्यादा से ज्यादा वो मार्केट में दें। तो ऐसे में क्या होगा, जब रिवर्स रेपो रेट कम होगा, तो यहां पर बैंक बजाय आरबीआई के पास रखने के मार्केट में पैसा अवेलेबल कराएंगे और वहां पर इन्वेस्ट करेंगे और उनको बदले में रिटर्न मिलेगा। और ऐसे में फिर क्या होगा, कम होने से मार्केट में लोग खरीदने के लिए, भाई अवेलेबल अमाउंट बढ़ जाएगा इनके पास, जब अवेलेबल अमाउंट बढ़ जाएगा तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। सोनू कुमार कह रहा है इंटरेस्ट तो ज्यादा मिलेगा। वाह भाई वाह सोनू भाई, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। सर क्या आरआर और ट्रिपल आर हो सकता है? अच्छा बेटा एक बात बताना, कि एक टंकी में पानी की भर रहा था, एक तरफ से टोटी खोल दी और एक तरफ से टंकी मैंने भरना चालू कर दिया, कब जिंदगी में भर पाएगी वो? क्या फायदा है ऐसे काम को करने का? वही वाली बात कर रहे हैं भाई, जब ये दोनों बराबर कर देंगे तो फायदा क्या होगा? आरबीआई के लिए इनकम है रिवर्स रेपो रेट, और रिवर्स रेपो रेट इनकम है, इसका मतलब समझो जरा ध्यान से, ये कम रखी गई है। भाई आरबीआई भी तो कमाना चाह रहा है, वो भी तो कमाएगा, खुद में भी तो वो एक एंटिटी है, कमाएगा, बट उसका प्रॉफिट मोटिव नहीं है। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कमाएगा तो सही। लोन चार्ज ज्यादा कर रहा है, देखो 4% ले रहा है, 4.25% ले रहा है, लेकिन जब देने की बात आती तो वो कम दे रहा है, दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर रिवर्स रेपो रेट का अर्थ ही क्या हो गया? सरप्लस मींस क्या था प्रकाश साहब, जब कल को आप बैंकर बन जाओगे, पीओ बन जाओगे, आप अपना पैसा जो सैलरी का आएगा उसको उड़ा दोगे मार्केट में, दोस्तों पे मित्रों पे जिन पे भी आप उड़ा दोगे, उसके बाद तनिक जो बच जाएगा, दो चार पांच चवन्नी बच जाएंगी, वो आपकी सरप्लस मनी हो जाएगी। उस सरप्लस मनी को आप बैंक में जमा कर देना। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट?
ऐसे बच्चों वाले सवाल करते हो। अब ये जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिवर्स रेपो रेट। इन दोनों को बोलते हैं हम लोग, ये एक कॉरिडोर का पार्ट है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये एक का पार्ट है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ओके। एल ए एफ, एल ए एफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का ये एक कॉम्बिनेशन है, ओके। अब इन दोनों को बढ़ाकर घटाकर आरबीआई क्या करता है? मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। आरबीआई कंट्रोल दी मनी फ्लो इन मार्केट बाय यूजिंग रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। समझ में आया? क्लियर हुआ? मतलब अब सीआरआर क्लियर है, एसएलआर क्लियर है, रेपो रेट क्लियर है, बैंक रेट क्लियर है, रिवर्स रेपो रेट क्लियर है। इन सभी का मनी फ्लो के साथ रिलेशन कैसा है? जस्ट अपोजिट है। इनमें से कुछ भी बढ़ा दो मनी फ्लो कम हो जाएगा, इनमें से कुछ भी कम कर दो मनी फ्लो बढ़ जाएगा। यही है, यही है दोस्त, इनवर्स रिलेशन है। इतना क्लियर हो गया? इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं? इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीएस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसजीएल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीओ, ओके। इकोवेर प्लेटफॉर्म क्या होता है, एसडीएल का फुल फॉर्म क्या है, एसडीएल का मतलब क्या है, और यहाँ पर सीआरआर किस एक्ट में डिफाइन है, पेमेंट बैंक के लिए सीआरआर का कॉन्सेप्ट क्या है, एसएलआर का कॉन्सेप्ट क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए सीआरआर एसएलआर का कॉन्सेप्ट क्या है, मनी फ्लो के साथ रिलेशन क्या होता है, एसएलआर किस एक्ट में डिफाइन है, मैक्सिमम लिमिट कितना है, किन किन में इसका इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, किसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है, सीआरआर क्या है, सीआरआर का मतलब क्या है, किन बैंक किन पर लागू होता है, इस पर इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, किस एक्ट में डिफाइन है। ये सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं एग्जाम के, ओके। क्लियर हो रहा है ये वाला पॉइंट? करंट रेट भी पूछ लेते हैं, करंट रेट ही तो पूछते हैं सबसे ज्यादा। ये टॉपिक है, जरा इसको रीड कर लो जल्दी से। ये पढ़ लो पॉइंट। ओएमओ जरा देख लो एक बार। मैं पीडीएफ के लिए इसलिए ओपन कर दे रहा हूं कि पीडीएफ में डेटा आ जाएगा। एमएसएस देख लो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो गया, फिर क्वांटिटेटिव मेजर पे आएंगे, क्वालिटेटिव पे आएंगे, क्वांटिटेटिव हो जाएगा, क्वालिटेटिव पढ़ेंगे, ओके। आज के लिए हम लोग इतना रख रहे हैं, इसको रीड कर लेना। मैंने सारी चीजें ओपन कर दी हैं जिससे कि पीडीएफ में आ जाए ये, और इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि टॉपिक को 4 क्लास में डिवाइड किया है मैंने। तो 4 क्लास, 2 क्लास इसकी हो चुकी हैं, 2 क्लास में और है। ये मत कहना कि सर इसको ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि 2 घंटे अभी मैं इसमें और टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वो चीजें खराब हो जाएंगी। तो इसको हम लोग 2 क्लास और रखें, टोटल 4 क्लास रखें, 4 क्लास में कंप्लीट करेंगे। एमएसएफ वाली स्लाइड है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, इसको एक बार देख लेना। मैं इसमें नई नई चीजें और ऐड कर रहा हूँ, वो भी ऐड करके बता दूंगा, ओके।
चलो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे दोस्तों। ओके।